I, Shelly Soni, lecturer in commerce from Government College Sector 9, Gurugram. Today, my topic is retail strategy, which is taken by Basics of Retail book. Before starting my topic, there is some question जो मैंने आपकी बुक में से ही प्रिपेयर किए हैं, जो इस पीपीटी में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि रिटेल स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे रिटेल स्ट्रैटेजी के, क्या स्टेप्स रहेंगे और क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। अब कुछ लीडिंग एग्जांपल्स हैं रिटेल आउटलेट्स के, कुछ ब्रांड्स हैं जो रिटेल में डील करते हैं, रिटेल मार्केट में या कह सकते हो रिटेल इंडस्ट्री में डील करते हो। जैसे फूड बाज़ार के नाम से है, होम टाउन के नाम से है, फर्नीचर बाज़ार के नाम से है, स्टार सितारा के नाम से है, पैंटालून्स के नाम से है, एट सेंट्रल के नाम से है, होम टाउन के नाम से। इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि किस प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे। नाउ आवर टॉपिक, रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है। ये स्ट्रैटेजी वर्ड जिसके साथ लग जाता है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ हिंदी में, रणनीति मीन्स जो आप अपने मार्केट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हो, जो एक प्रोसीजर बनाते हो, जो आप एक पॉलिसीज़ मेंटेन करते हो एक अपने टारगेट कस्टमर को टैप करने के लिए, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपका हमेशा सेम रहता है, बट स्ट्रैटेजी के एस्पेक्ट्स टाइम से क्या होते चले जाते हैं, चेंज। मतलब आप एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ हमेशा सर्वाइव नहीं कर सकते। सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट की कंपटीशन स्ट्रैटेजी को देखते हुए, कट थ्रोट कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एक रिटेलर को टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ता है, चेंज करना कंपल्सरी है। नाउ क्या स्टेप्स हैं एक रिटेल स्ट्रैटेजी के। सबसे पहले मिशन, दूसरा है सिचुएशन एनालिसिस, तीसरा है आइडेंटिफाई ऑप्शंस, चौथा है सेट ऑब्जेक्टिव्स, फिर है ऑब्टेन एंड एलोकेट रिसोर्सेज, फिर है डेवलप इम्प्लीमेंट प्लान्स, फिर उसको मॉनिटर करना। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है आपका मिशन और पर्पस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पर्पस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर सकती। उसे अपना मिशन क्लियर होना चाहिए। मिशन और ऑब्जेक्टिव दो अलग टर्म्स होती हैं। मिशन जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखकर बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लंबे ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट टर्म, जो जल्दी अचीव हो जाते हैं। कोई भी कंपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले अपना मिशन स्टेटमेंट क्लियर कर लेती है कि वो कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस को ऑफ़र कर रही है, कौन से कस्टमर है जिसको वो ऑफ़र कर रही है, और कौन से एरिया में वो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफ़र कर रही है। ये सब मिशन स्टेटमेंट में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अब है नेक्स्ट स्टेप, सिचुएशन एनालिसिस। जैसे ही ऑब्जेक्टिव या मिशन क्लियर हो जाता है एक रिटेलर को, उसके बाद वो अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करता है। सिचुएशन एनालिसिस करते वक्त कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखी जाती हैं, एनालिसिस किया जाता है स्वॉट का। स्वॉट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और हमारी लिए क्या चैलेंज यानी कि थ्रेट्स आ सकते हैं। जैसे एक रिटेलर इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ हो सकती है कि उसके पास अच्छा एरिया है, अच्छी लोकेशन में वो बिज़नेस कर रहा है, उसका स्टाफ बहुत क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है, उसके प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और
इजी एग्जिस्टेंस है, कम्युनिकेशन स्ट्रोंग है, ये स्ट्रेंथ होती है। इन स्ट्रेंथ को पहचानना, एनालिसिस को पहचानना, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने से पहले इस स्टेप से होना या गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकनेस क्या, वीकनेस कुछ भी हो सकती है। मे बी वही लोकेशन की प्रॉब्लम हो, पुअर लोकेशन है, पुअर स्टाफ है, या प्रोडक्ट के प्राइसेस, या इजी अवेलेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, या इजी अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। कोई भी वीकनेस है जिसको आप क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो, पर उस वीकनेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद क्या मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक रिटेलर के लिए, वो नई मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, अपने कस्टमर को इंक्रीज़ कर सकता है, डिफरेंट आउटलेट्स खोल सकता है। ये सारी अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज क्या आ सकते हैं, नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएं और नए बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उसके क्लॉज सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाए, ये उसके लिए एक चैलेंजेस है। उसका एनालिसिस उसे पहले ही करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। ये क्लियरली एक्सप्लेनेशन है सिचुएशन एनालिसिस का। स्वॉट टेक्निक्स हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पेस्ट भी वही है आपका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इंडस्ट्री एनालिसिस, आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, मान लो आप क्लॉथ में कर रहे हो तो अपैरल इंडस्ट्री, मान लो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, मान लो आप एजुकेशन में हो, तो पूरी इंडस्ट्री के एनालिसिस करना, अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना, और स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस कि क्या आपके स्ट्रैटेजी जो बनाई जा रही है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपने मेंटेन की है या नहीं की है। तो सिचुएशन एनालिसिस में कुछ इंटरनल एनालिसिस है, कुछ एक्सटर्नल एनालिसिस है। इंटरनल में आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आ जाएगा और एक्सटर्नल में आपका अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शंस या स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। किसी भी प्रॉब्लम को या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, कई ऑल्टरनेट हो सकते हैं। आपको अपने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट एक वे चूज़ करना होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालिसिस कर लेते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपने ऑप्शंस देखते हो कि मुझे कौन सी ऑप्शंस लेनी है अपने स्ट्रेटजी फार्मूलेट करने के लिए। काफ़ी सारे ऑल्टरनेट्स हैं जो स्ट्रेटजी फार्मूलेट या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते वक्त देखे जाते हैं। जैसे इग्नोर ऑनसफ ने एक मैट्रिक्स प्रेजेंट की है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि जब एक फर्म फोकस करती है, फर्म प्रेजेंट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू मार्केट। जब एक फर्म अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करती है अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग रखते हुए एग्जिस्टिंग मार्केट में और साइमल्टेनियसली न्यू मार्केट में, कुछ ऑप्शंस हैं जो ऑनसफ मैट्रिक्स को क्लियर करते हैं। ऑनसफ मैट्रिक्स है क्या? ऑनसफ एक फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रेटजी बना सकती है। जैसे मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी है, मार्केट को एक्सपेंड करने की स्ट्रेटजी है, रिटेल का न्यू फॉर्मेट डेवलप करने की है, और एक डाइवर्सिफिकेशन है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्केट पेनिट्रेशन जो है एग्जिस्टिंग मार्केट से रिलेटेड है। एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब है जिस मार्केट में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, कोई भी एग्जांपल है, जैसे डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। डेयरी मिल्क दिल्ली की मार्केट में बिजनेस कर रही है और उसके कुछ कस्टमर्स हैं और वो मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी एक्चुअल में होती क्या है, इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई सीज़न आया, जैसे ही मान लीजिए कोई फेस्टिव सीज़न आता है, तो जो डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्बो ऑफ़र करती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कम डिमांड में रहते हैं, लाइक डेयरी मिल्क सिल्क, कॉस्टली होने के कारण बहुत कम लोग उसे प्रेफर करते हैं। इस टाइम पर कंपनी ने सोचा क्यों नहीं उसको कॉम्बो के साथ सेल किया जाए।
तो वो कुछ गिफ्ट आइटम्स बना देती है, गिफ्ट रैप कर देती है, ताकि उस प्रोडक्ट की भी साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, सेल हो जाए। अब फेस्टिव सीज़न के कारण लोग उसे खरीदते हैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अदरवाइज़ वो लोग नहीं यूज़ कर रहे थे, पर फेस्टिव्स के लिए गिफ्ट देने के लिए उन्होंने उसे ख़रीदा। तो कंपनी ने पेनिट्रेट करके, मीन्स क्या करके, ऑफर्स करके, अपनी बास्केट साइज़ को इंक्रीज़ करके कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक भी पहुंचा दिया जो उसके प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे थे ना कम खरीद रहे थे। अब जहां वो गिफ्ट गया, उन लोगों ने भी उस प्रोडक्ट को लाइक किया और ख़रीदना शुरू कर दिया। इस तरीके से अपनी साइज़ को बढ़ाना, बास्केट की साइज़ को इंक्रीज़ करना अपने कस्टमर्स को, और परचेज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ये सारी टेक्निक्स कौन सी उसमें आती है, मार्केट पेनिट्रेशन में। मार्केट डेवलपमेंट करना, मार्केट डेवलपमेंट, इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डेयरी मिल्क सिर्फ कौन से एरिया में काम कर रही थी, दिल्ली की मार्केट में, और वो हरियाणा की मार्केट को भी कवर करना चाहती है। दिल्ली के कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, पर अब हरियाणा में वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही ले आई, बट उसने क्या चेंज करी, मार्केट चेंज की, एरिया चेंज किया। पर न्यू मार्केट सेगमेंट विद एग्जिस्टिंग मार्केट, दिल्ली की मार्केट भी चल रही है, साथ में कौन सी मार्केट को भी कवर करना शुरू कर दिया उसने, हरियाणा की। बट थोड़ा बहुत कस्टमर बेस क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। नयापन क्या है, कस्टमर का टेस्ट, दिल्ली के लोगों का टेस्ट और हरियाणा के स्टेट के लोगों का टेस्ट क्या हो सकता है, एरिया की वाइज से, एरिया डिफरेंट होने से टेस्ट में भी क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, मार्केट को डेवलप करने की स्ट्रैटेजी, जब आप एक नई मार्केट में एंटर करते हो अपने प्रोडक्ट को लेकर। तीसरा है रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट। जब आप न्यू फॉर्मेट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, आप ये एग्जिस्टिंग ही है कि आप क्या करते हो, दिल्ली में ही पहले आपका डेयरी मिल्क का सिर्फ एक आउटलेट था या एक स्टोर था। आपने कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का कोई भी एक आउटलेट था बाटा का, पर आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए एक नया ही फॉर्मेट का एक और आउटलेट खोल दिया। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी आपकी, रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट। रिटेल के फॉर्मेट को ही आपने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। कस्टमर वही है, पर आप उनको मान लो कन्वीनियंस के लिए उनकी लोकेशन में भी एक और आउटलेट खोल देते हो। तो अब नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ा देना इज रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट। दैट इज़ द आंसर ऑफ मैट्रिक्स थर्ड स्ट्रैटेजी, जो कौन से कस्टमर पे काम करती है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, बट फॉर्मेट बदल कर। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक चौथी रिटेल की स्ट्रैटेजी है जो क्या काम करती है, मान लो आप मार्केट का सेगमेंट ही चेंज कर लेते हो। डाइवर्सिफिकेशन कर लेना यानी कि उस प्रोडक्ट से अपने आप को हटा लेना। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो डाइवर्सिफिकेशन पे काम, जैसे हम रिलायंस का ही ले लेते हैं। रिलायंस ने जब मार्केट में एंटर किया था सिर्फ एक किस पर किया था, ऑयल पर। फिर वो ऑयल रिफाइनरी हुआ, पेट्रोल पंप बने, बेसिक प्रोडक्ट पेट्रोल पंप से स्टार्ट। आज क्या है, रिटेल सेक्टर में रिलायंस फ्रेश के नाम से एफएमसीजी में आ चुका है। रिलायंस कम्युनिकेशन या जियो के नाम से वो कम्युनिकेशन सेक्टर में आ चुका है। रिलायंस डिजिटल भी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। मीन्स क्या है कि एक आप सेक्टर में अपने आप को फोकस नहीं कर सकते हो। जब आप अपने आप को साइमल्टेनियसली क्या करते चले जाते हो, एक से हटाकर क्या कर देना, डाइवर्सिफिकेशन कर देना, एक प्रोडक्ट से हटाकर दूसरे प्रोडक्ट में डील कर देना। आपने जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आईटीसी का नाम सुना होगा, इंडियन तंबाकू कंपनी, जो सबसे इनिशियल लेवल पर वो सेगमेंट में आई थी, तंबाकू सिगरेट्स में डील करती थी, डिफरेंट टाइप के सिगरेट्स में डील करती थी। एकदम से उसने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे सनफीस्ट के बिस्किट कौन मैन्युफैक्चर करता है, आईटीसी। उसने तो इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया है कि तंबाकू बनाने से सीधा ही फूड प्रोडक्ट्स में मूव किया है। दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय आईटीसी।
नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, सेट ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप था मिशन बनाना। अब मिशन ऐसे ही एकदम से कंप्लीट नहीं हो जाते, मिशन हमारे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मिशंस को जब आप डिवाइड कर देते हो, ट्रांसलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट इनटू ऑपरेशनल आइटम इंडिकेट रिजल्ट इज टू बी अचीव्ड, गिव डायरेक्शन टू एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम टू टाइम क्या करते रहते हो आप, अपनी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हो। मैनेजमेंट सेट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट कर देना, 1 or 2 year टाइम फ्रेम्स फॉर अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आर लेस स्पेसिफिक, रिफ्लेक्ट द स्ट्रैटेजिक एंड डायमेंशन ऑफ द फर्म। दीज आर द सेट या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, यू कैन से दैट। इस टाइम पर दो फोकस एरिया होते हैं जो रिटेलर, एक मार्केट की परफॉर्मेंस देखता है और एक पैसे की यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन एंड एलोकेट रिसोर्स नीडेड टू कंप्लीट। किसी भी काम को करने के लिए रिसोर्सेज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन दो रिसोर्सेज पे काम करता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज और एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का या HR डिपार्टमेंट का काम ही क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को लगाना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करके रखना ताकि उनसे इफ़ेक्टिवली क्या लिया जा सके, काम लिया जा सकते। अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली काम कर रहा है तो फिजिकल रिसोर्स अच्छे से यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे से काम करेंगे। और हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं, मनी, मशीन, मटेरियल, जो कि हमारे क्या है, नॉन लिविंग है। इनको कौन मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स में जैसे अगर आपने कोई बिजनेस रेंट पर लेकर स्टार्ट किया है तो आप उसका रेंट कह सकते हो। आपने जो स्टाफ लगाया उसकी सैलरीज इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एक्सपेंसेस। अगर आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो उसकी पेमेंट्स। नेक्स्ट डेवलप द स्ट्रैटेजिक प्लान। बना लिया, अब उसे हमें क्या करना है, प्लान को डेवलप करना है। आप देखोगे कि इसको कौन सी मार्केट सेगमेंट पे हमें कंसिडरेशन में लाना है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो तो मेज़रमेंट किया जाता है। जो भी मतलब अगर आप सेल के टारगेट को लेकर चल रहे हो तो सेल्स का टारगेट क्या है, मेजरेबल है। मान लो आप 100 क्वांटिटी सेल कर रहे थे, अब आप एकदम से उसी एरिया में 200 क्वांटिटी सेल कर रहे हो, तो आप उस प्लान को क्या कर पा रहे हो, मेजरेबल कर पा रहे हो, माप कर रहे हो, मेजरमेंट हो रही है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल है या नहीं है। एक्सेसिबल दूसरा पॉइंट होता है जिसके बेस पर क्या किया जा सकता है, उस प्लान को चेक किया जा सकता है। मीन्स focusing marketing effort on a particular market segment should have a positive impact toward electing the desired response। जिस रिस्पॉन्स से आपने ये प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज हुए या नहीं हुए, ये चीज़ देखना, एक्सपेंसेस कम हुए या नहीं हुए, इकोनॉमिकली वाइबल जो हमने प्लान हुआ उस पर हमारे एक्सपेंसेस कितने रहे, कंपैरिजन टू रिटर्न वो जस्टिफाई है नहीं। दूसरा स्टेबल, जो आपने प्लान किया वो स्टेबिलिटी रखता है या नहीं। द कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटर ऑफ मार्केट पोटेंशियल, हैंस स्टेबल इंडिकेटर टू बी कंसिडर्ड। ये देखा जाता है जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किस करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो मोर इनकम ग्रुप के हैं या मोर एजुकेटेड हैं, उसके बेस पर मार्केट की पोटेंशियलिटी आप मेज़र कर सकते हो कि आपके कस्टमर स्टेन करेंगे या नहीं है, स्टेबल रहेंगे या नहीं। इनकम ग्रुप इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर, उसके बेस पर आप स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो। लो इनकम ग्रुप का कस्टमर आप जल्दी से स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स पर वो चेक नहीं किया जा सकता। तो दीज आर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जो आपकी प्लान को डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल होंगे। सम मोर सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर आप चेक कर सकते हो अपने प्लान्स को। जब आप अपनी टारगेट मार्केट को, रिटेल मिक्स को चूज़ कर लेते हो, टारगेट मार्केट जिस
जो कस्टमर जिनके साथ आप डील कर रहे हो। रिटेल मिक्स क्या होता है? जैसे आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है वैसे ही रिटेल मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऐसे ही रिटेल मिक्स भी 4Ps पे काम करता है। प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट के लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। प्लेस, कौन सी लोकेशन में उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो। क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहेंगी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और क्या एडवर्टाइजमेंट टेक्निक या कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे कस्टमर तक उसे पहुंचाने के लिए। जैसे ही ये काम आपका ख़त्म हो जाता है तो अब आप करते हो द डिटर्मिनेशन ऑफ द मर्चेंडाइज मिक्स। मर्चेंडाइज मिक्स जैसे रिटेल आउटलेट्स, काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज़ का स्टॉक, जैसे आप बिग बाज़ार का एग्जांपल ले लीजिए। वहाँ पर आपको फूड्स के आइटम भी मिल जाएंगी, पर्सनल केयर के आइटम भी मिल जाएंगी, होम केयर की आइटम भी मिल जाएंगी, आपको कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, इस तरीके से फर्नीचर भी मिल जाएगा। तो मर्चेंडाइज इज़ ए वेरी कैटेगराइज प्रोडक्ट। जब अंडर वन रूफ मिल जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज मिक्स। वही सेम बातें हैं, प्राइस पॉलिसी, लोकेशन एंड कम्युनिकेशन, दीज आल comes under retail mix. अब लास्ट स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन करना, अगर उसका मैचिंग करना प्लानिंग के साथ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हो तो आप कंट्रोल करने के भी एक्शन ले सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर of success of any strategy. Effectively implementation requirement of retailer desire position. Every aspect of store to be focused on the target market. Merchandising must be single-minded. Display must appeal to target market. Advertising must talk to the target market. Personnel must have empathy for the target market. Customer service must be designed with the target customer in mind. आपने बार बार देखा जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जाती है वो हमेशा ही किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है? मेरा टारगेट कस्टमर कौन से है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जॉनसन्स बेबी के टारगेट कस्टमर्स कौन है आपके? बेबीज़। तो टारगेट कस्टमर को फोकस करके मर्चेंडाइजिंग बनाया जाएगा, मीन्स कलरफुल होना चाहिए जैसे बच्चों को लाइक होता है। डिस्प्ले भी उनके अकॉर्डिंग या उस एरिया में होना चाहिए जहाँ पर आपको बच्चे दिखते हैं, मीन्स पार्क में या प्लेइंग एरियाज़ में। एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ होनी चाहिए? उनके कार्टून, जैसे जो प्रोग्राम्स कार्टून से रिलेटेड हैं, जो वो लोग देखते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी की एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं के शोज़ के ड्यूरिंग में टाइम में की जाती है। मीन्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आपकी फॉर्मुलेशन अच्छी है, आपने प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइसिंग भी ओके है, पर आप उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट टाइम पर नहीं कर रहे हो। जैसे जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन लाइक करता है? फीमेल्स, उन्हीं के द्वारा ही परचेज़ किए जाते हैं। तो उनकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? जिस टाइम वो फ्री होती हैं, ड्यूरिंग द डे या एट द मिड टाइम ऑफ द डे वे फ्री होती हैं, और सीरियल्स के टाइम पर वो लोग फ्री होती हैं। तो उस टाइम पर उनकी एडवर्टाइजमेंट को क्या किया जाना चाहिए? प्ले किया जाना चाहिए, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, शोज़ हैं। तो टारगेट मार्केट पर फोकस करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अब कुछ और हैं टूल्स जो कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। फीडबैक लेना। फीडबैक सेंस किस में की जाती है? परफॉर्मेंस, अपनी स्ट्रेटजी को चेक करना। इफेक्टिवनेस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बाय पीरियोडिक इवेल्युएशन। एक साल में आपने कितना अचीव कर लिया, नेक्स्ट ईयर आपने अपने टारगेट्स कितने अचीव कर लिए। एंश्योरिंग दैट द प्लान डू नॉट डिजेनरेट इनटू फ्रेगमेंटेड एडॉक एफर्ट्स। ये कहना चाहते हैं, ये आपको कर लेना चाहिए पहले से ही कि आपका प्लान और आपके एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। एंश्योर दैट ऑल एफर्ट आर इन हार्मनी विद ही ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस। अच्छे रिलेशनशिप के साथ चल रहा है कस्टमर के साथ,
मैनेजमेंट कैन आल्सो यूज़ द प्रोसेस टू डिसाइड ऑन, क्या क्या कर सकता है मैनेजमेंट, फ्यूचर में पॉलिसी को चेंज कर सकता है। मॉडिफिकेशन इफ एनी इन द प्लान टू एंश्योर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिटेलिंग मिक्स वेरिएबल सपोर्ट द फर्म स्ट्रेटजी, ये एंश्योर करते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए अपने रिटेल मिक्स के अंदर और अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। अगर आप सिचुएशंस को देखते हुए अगर चेंजेस नहीं कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी में, तो आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।